हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। टॉपिक वही है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन उसका क्या होता है, उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा किए हैं हम लोग पिछले पार्ट में। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने पिछले पार्ट में भी कुछ हमने किया था, अब आज के इस वीडियो में जो बचे हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पिछला बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि इक्वेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है ना। मतलब कह सकते हैं कि इक्वेशन एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, इक्वल एक्सप्रेशंस। है ना। थोड़ा अदर वर्ड्स में भी अगर बात करें तो इक्वेशन एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, तो इक्वल एक्सप्रेशंस। अभी एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, तो मैथमेटिकल, अलजेब्रिकल जो भी है ना। हम लोग अलजेब्रिकल भी लिखे तो भी ठीक है, मैथमेटिकल भी लिखते हैं तो भी ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के इक्वलिटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इक्वेशन में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वेशन में इक्वल्स का साइन यूज़ होता है, इक्वल्स टू का, और उसके लेफ्ट में भी आपको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेंगे, राइट में भी मिल सकता है। ठीक है ना। कभी कभी राइट में सिर्फ आपको कांस्टेंट नंबर मिलेगा, कभी कुछ एक्सप्रेशन मिल सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, फाइव एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4x। कुछ भी कर देते हैं +2। ठीक है। हाँ, अभी x का वैल्यू हो सकता है कुछ प्रॉपर ना है, बट हम लोग जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि बीच में इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है, उसके पहले एक छोटा सा एक्सप्रेशन है और उसके राइट में भी है। ठीक है ना। मतलब ये दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट को इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब जो ये इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में LHS लिखते हैं। और राइट में जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में RHS लिखते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ठीक है, चलिए इसको एक सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। क्या था हमारा, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, कुछ ऐसा ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से वेरिएबल टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5x है और राइट हैंड साइड में 4x, ये दोनों वेरिएबल टर्म है। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में -4 है और इधर +2 है। तो हम लोग क्या करना है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लाना, मतलब 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 5x ऑलरेडी लेफ्ट में है तो ये ऐसे ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा तो -4x, और यहाँ पे +2 ऑलरेडी है। तो जो राइट हैंड जो जिस साइड में पहले उसको लिखेंगे, फिर जिसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, जिसका साइड चेंज कर रहे हैं उसको बाद में। तो +2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, -4 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4। अब 5x में से 4x गया तो x बचा, x इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, x का जो आंसर मिला 6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग पिछले पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू किए थे, इक्वेशन को समझे थे, जो कि ऑलरेडी हम लोग जो चर्चा किए हैं बस इतना ही है। तो अब हम लोग आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये एक आपके सामने एक है वर्ड प्रॉब्लम, कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राधा टेक्स सम फ्लावर्स। ठीक है ना, राधा कुछ फूल लेती है इन ए बास्केट, एक टोकरी में। ठीक है ना, बास्केट मतलब समझते हैं आप लोग। एंड विजिट्स 3 टेम्पल्स, और 3 मंदिरों पर जाती है। ठीक है ना, एक एक करके 3 मंदिर तक जाती है, 1 by 1। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर, मतलब जितना उसके पास फूल है उसमें का आधा फूल वो मंदिर को ऑफर कर देती है। ऑफर करना मतलब चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ा देती है अपने बास्केट में से। और इफ शी इज लेफ्ट विथ 3 फ्लावर्स एट द एंड, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर उसके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं,
30 फ्लावर्स हैं या 40 फ्लावर्स हैं, तो 40 फ्लावर्स जब पहले मंदिर में गई तो उसका हाफ कितना होता है 20 फ्लावर्स, मतलब 20 फ्लावर्स उस मंदिर पे चढ़ा दी, है ना, भगवान पे चढ़ा दी। फिर वो दूसरे मंदिर पे गई तो अब उसके पास कितना बचा फ्लावर्स, तो 20 फ्लावर्स बचा, क्योंकि 20 वो ऑलरेडी ऑफर कर चुकी है, 20 बचा। अब फिर उसमें का हाफ यानी 10, 20 का हाफ 10 होता है, तो वो अब सेकंड मंदिर में 10 फ्लावर को चढ़ा दी। फिर उसके बाद थर्ड मंदिर में गई, अब फिर वो जो 10 बचा होता फिर उसका हाफ यानी 5 फ्लावर उसको चढ़ाती है। अब उसके पास कितने बच गए, 5 फूल बच गए। तो हमने 40 लिया था तो 5 फ्लावर्स बच रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे 3 फ्लावर्स अगर बच रहे हैं तो शुरू में उसके पास कितने फ्लावर्स थे। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं है ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें पता नहीं शुरू का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स in the beginning is equal to x। ठीक है, now according to question, अब समझना यहीं पे, वो मंदिर में गई और कितना फ्लावर बचा दी, आई मीन ऑफर कर दी, तो x/2 हाफ कैसे निकालते हैं, मान लीजिए टोटल नंबर फ्लावर x है तो उसका हाफ क्या होगा, x/2 होगा। x/2 वो क्या की, ऑफर कर दी। अब उसके पास बचा कितना, तो x/2 ही बचा ऑब्वियसली। तो अब x/2 का भी वो हाफ ऑफर कर दी, तो x/2 का भी अब जब हाफ आप करिएगा तो ये जाएगा x/4। ठीक है, अब उसके बाद कितना बचा, x/4 बचा, अब उसका हाफ करिएगा तो x/8 हो जाएगा। ठीक है, और अब उसके पास कितना बचा, 3 फ्लावर्स बच रहे हैं। मतलब इन सबको अगर हम लोग प्लस कर दें तो जो उसके बिगिनिंग में जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स थे उसके बराबर आ जाएगा, यानी इक्वल्स टू x। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये कहाँ से आया, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 1 by 1। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर वन टाइम में करने पर कंफ्यूजन होगा तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेम्पल 1, मतलब पहला जो टेम्पल है उसमें कितना ऑफर हुआ है, तो हाफ ऑफ कितना, तो जितना उसके पास फ्लावर है, तो उसके पास कितना फ्लावर है, x है, तो हाफ ऑफ x क्या हो जाएगा, x/2। अब x/2 ऑफर कर दी तो बचा कितना, देयरफॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्लावर्स तो x/2 ऑफर कर दी। अब पहले कितना था, x था, तो x में से x/2 हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस x मीन्स x/2 ही बचेगा। ठीक है ना, मतलब x/2 ऑफर कर दी तो x/2 ही बचा उसके पास। अब वो क्या की, सेकंड टेम्पल में गई, तो वहाँ पे अब उसको कितना, वहाँ पे उसने कितना ऑफर किया, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं। क्या लिखा था हमने यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेम्पल 1। अगेन नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेम्पल 2, तो x/2 उसके पास अभी बचे हुए हैं, उसका हाफ वो ऑफर करती है, मतलब 1/2 ऑफ x/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसके पास x फ्लावर्स थे तो उसने उसका हाफ ऑफर किया, तो हाफ ऑफ x हमने लिखा 1/2 ऑफ x, तो हमें मिला x/2। लेकिन अब उसके पास बचे कितने, x/2 बचे हैं ना, x/2 बचे हैं, x/2 ऑफर करने के बाद। तो अब जब वो चढ़ा रही है तो x/2 का हाफ चढ़ा रही है, तो इसीलिए हाफ ऑफ x/2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x/4। थर्स रिमेनिंग फ्लावर, देयरफॉर रिमेनिंग फ्लावर नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या हो जाएगा,
तो अभी उसके पास x/4 उसने ऑफर कर दिया था, उसके पास कितना x/2, तो x/2 में से x/4 हम लोग माइनस करेंगे ना, तो कितना बचेगा 4 एलसीएम, तो ये 2x माइनस एक्स मीन्स x/4 उसके पास फ्लावर्स बच गया। अब वो फिर कहाँ जाती है, तो थर्ड टेम्पल पे जाती है। अगेन लंबा हो रहा है बट इट्स ओके। नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेम्पल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब उसके पास तो x/4 बचा है ना, तो हाफ ऑफ x/4 वो ऑफर करेगी, तो कितना हो जाएगा x/8, ठीक है। एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्लावर्स, अब इस समय उसके पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है ना। इस टाइम तो क्लियरली लिखा है कि 3 फ्लावर्स बच रहे हैं। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू बतानी है, तब आप गौर करिएगा वो कितना फ्लावर ऑफर किए हैं। तो सबसे पहले उसने x/2 फ्लावर ऑफर किया है, x/2 चढ़ाया, फिर सेकंड टाइम उसने x/4 चढ़ाया, और फिर थर्ड टाइम उसने x/8 चढ़ाया। तो इन सबको अगर जोड़ दें x/2, x/4 और x/8, तो भी उसके पास 3 बच रहा है, तो इस 3 को भी जोड़ दें, क्योंकि बचा हुआ फ्लावर है उसको भी जोड़ेंगे, तो कितना बराबर होना चाहिए, तो उतना ही बराबर होना चाहिए उसका नंबर जितना कि शुरू में उसके पास था फ्लावर्स, और शुरू में उसके पास कितने थे, x थे। तो मतलब इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, x के। अब इस चीज़ को फिर से एक बार समझिए। अभी नाउ क्लियरली पहले मंदिर पर उसने कितना चढ़ाया, x/2, दूसरे मंदिर पर उसने कितना चढ़ाया, x/4, तीसरे मंदिर पर उसने कितने चढ़ाया, x/8। यही हमने निकाला यहाँ पे, आप देख सकते हैं, है ना। सेकंड नंबर पे x/4, थर्ड पे x/8, और फर्स्ट में x/2 था, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे, और इसके बावजूद उसके पास 3 फ्लावर बच गया, तो उसको भी हम लोग प्लस करेंगे। तो इन सबको अगर प्लस करते तो किसके बराबर होना चाहिए, तो x के बराबर होना चाहिए, मतलब जितना शुरू में उसके पास फूल था उसी के बराबर होना चाहिए ना। तो हमारा ये बन गया इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 2 4 Z तो ये 4x, 4 2 Z तो ये 2x प्लस x, और चलिए इसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब आप प्लस करिए तो 4 2 6 प्लस 7x प्लस 24 बाई 8 इज इक्वल टू x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 24 इज इक्वल टू, या हम लोग क्या करते हैं पहले नीचे को ऊपर से कर देते हैं, 8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x इज इक्वल टू, और इसको 1 से करेंगे तो 7x प्लस 24। अब हम लोग 7x को इधर लाएंगे तो 8x है ना, पॉजिटिव 7x इधर आएगा तो निगेटिव 7x हो जाएगा, और यहाँ पे 24 बच गया। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 24, मतलब शुरू में उसके पास 24 फ्लावर्स थे। अब हम लोग थोड़ा जो हमने इसको सॉल्व किया एक बार उसको चेक करके देखते हैं। पहले वो 24 फूल लेकर गई, पहले मंदिर पे 24 का आधा कितना होता है 12, 12 उसने चढ़ा दिया। फिर वो 12 फूल लेकर दूसरे मंदिर पे गई, और दूसरे मंदिर पे 12 का आधा यानी 6 फूल उसने चढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके पास 6 फूल बचे, अब वो 6 फूल लेकर तीसरे मंदिर पे गई और उसमें से आधा फूल उसने चढ़ा दिया, मतलब 3 फूल चढ़ा दिया। तब उसके पास कितना बचा, 3 फूल बचा, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट में उसके पास 3 फूल ही बच रहा है। तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन आया है वो क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है ना, मैच कर रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन हमारा सही है। सो x इज इक्वल टू 24 इज द आंसर। अब हम इसी को लिख सकते हैं, थर्स द नंबर ऑफ फ्लावर्स एट द बिगिनिंग इज इक्वल टू 24 आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा बना लेकिन डिटेल में बनाया मैंने ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूजन ना रहे। यही शुरू में मैंने क्या किया था आप लोग को, x/2 प्लस x/2 प्लस x/2 1 ऐसे करके मैंने किया था ना, x/2 इंटू 1/2 प्लस x/4 इंटू 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू x मैंने शुरू में किया था। तो उस समय आप ना हो सकता है ना समझ पाए हो, मगर जब मैंने अब डिटेल में बनाया तो नाउ आई एम श्योर कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, है ना, 2 नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका रेशियो जब निकाला गया तो वो आया है 3:8।
अब क्या किया गया, इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ दिस, मतलब दोनों में 20 ऐड कर दिया गया, तो उनका जो सम है वो 106 के बराबर हो गया। तब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी रेशियो में गिवन हो ना, रेशियो में, है ना, मतलब नंबर 1 को ए मान लेते हैं और नंबर बी को A1 और A2 A1 और A2 का रेशियो क्या दिया है, 3:8। ठीक है, कोई दो नंबर है, एक को A1 मान लेते हैं, एक को A2 मान लेते हैं, तो इनका रेशियो क्या है, 3:8। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, अभी ये सोल्यूशन नहीं है, ये बस समझने के लिए, जब भी इस तरह से सोल्यूशन हो तो हम किसी एक नंबर को, जो मतलब हमारा पहला नंबर क्या है 3 है, तो कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है अपनी तरफ से। तो वो अपनी तरफ से हम कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 8x। इसी बात को ध्यान रखना है। तो लेट नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 नंबर को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, तो n1 इज इक्वल टू 3x और n2 इज इक्वल टू 8x। ठीक है ना, क्योंकि 3x और 8x का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो 3:8 ही आएगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इन दोनों का सम कितना हो रहा है, अच्छा नहीं, अभी सम इसका हम लोग कब कैसे निकालना है, तो दोनों में 20 ऐड करना है, मतलब 3x में भी 20 ऐड करना है और 8x में भी 20 ऐड करना है। जब आप पहले नंबर में 20 ऐड किए, दूसरे नंबर में भी 20 ऐड किए, तो उसका सम कितना हो जा रहा है, 106 हो जा रहा है, मतलब ये दिस इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब यहाँ का 1 जो है यहाँ चला है, वो फिर थोड़ी देर में यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, रिपीटिशन ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि बहुत ईजी है। तो आप देखिए 3x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 11x प्लस 20 प्लस 20 40 इज इक्वल टू 106। तो देखिए यहाँ का ये उठकर यहाँ चला गया 1, है ना, डोंट वरी, यहाँ पे प्लस है। अब आप क्या करेंगे, तो हाँ आ गया, गुड। अब आप क्या करेंगे, प्लस 40 को उधर भेजेंगे, तो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 106 माइनस 40। ठीक है, माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो 106 में आप 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा, (11x इज इक्वल टू 106 माइनस 40। 11x इज इक्वल टू 106 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये थोड़ा रिपीट कर दिए हैं ये स्टेप। तो 11x इज इक्वल टू 466 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 66/11 मतलब 6। अब x का वैल्यू हमें 6 फाइंड हो गया। थस हमारा A1 नंबर 1 क्या था, 3x था, मीन्स 3 इंटू 6 18, और n2 मतलब नंबर 2 क्या है हमारा 8x, 8 इंटू 6। ठीक है, हमें दोनों नंबर्स फाइंड हो गए। x का वैल्यू फाइंड किए तभी हमें दोनों नंबर्स फाइंड हो गए। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया हमारे, हम मतलब इसका भी आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। शालिनीज मदर इज 26 years younger than her grandmother and 29 years older than शालिनी। शालिनी की जो माँ है, मतलब शालिनी कोई लड़की है, उसकी माँ जो है, अब शालिनीज मदर इज 26 years younger than her grandmother, मतलब शालिनी की माँ शालिनी की ग्रैंड मदर से 26 years यंगर है, मतलब छोटी है, 26 साल छोटी है, एंड 29 years ओल्डर देन शालिनी, और उसकी माँ शालिनी से 29 years ओल्डर है ना। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, शालिनी की माँ का। ठीक है, शालिनी की माँ का कंपैरिजन हो रहा है। शालिनी का कंपैरिजन हो रहा है शालिनी की माँ से, और शालिनी की माँ का कंपैरिजन हो रहा है ग्रैंड मदर से। तो हम लोग किसको मान ले, किसी को भी मान के हम लोग आंसर ला सकते हैं, बट अगर हम लोग एक सूटेबल मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं किसको मानना चाहिए। तो लेट एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, है ना, किसको मान लिया जाए। अगर इसको हम लोग शालिनी की माँ को x years ओल्ड मानते हैं
तो ग्रैंड मदर का जो एज हो जाएगा वो x + 26 ईयर्स हो जाएगा और शालिनी का माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शालिनी की माँ को ही मान लेते हैं, शालिनी की मदर का एज को मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ शालिनीज मदर x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स हो गया, हमने मान लिया शालिनी की माँ का एज। नाउ द एज ऑफ शालिनीज ग्रैंड मदर, द एज ऑफ शालिनीज ग्रैंड मदर कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे शालिनी की माँ जो 26 ईयर्स यंगर है ग्रैंड मदर से, मतलब शालिनी की दादी से 26 साल छोटी हैं ये, मतलब ग्रैंड मदर का जो एज होगा वो 26 साल ज़्यादा होगा उनकी माँ से। तो इसमें हम लोग क्या करें, 26 ईयर्स प्लस कर देंगे। बात समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। शालिनी के माँ का उम्र हमने x माना है और ये शालिनी की माँ जो है अपने शालिनी की ग्रैंड मदर से 26 ईयर्स छोटी हैं। तो ये छोटी है 26 ईयर्स, तो ग्रैंड मदर जो होंगी 26 ईयर्स बड़ी होंगी, तो बड़ी हैं तो हमें क्या करना पड़ा, +26 करना पड़ा। एंड द एज ऑफ शालिनी, शालिनी का उम्र कितना होना चाहिए फिर? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग जो शालिनी है ओल्डर देन शालिनी। ओके, समझिए बात, शालिनी की माँ जो है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन शालिनी है। तो शालिनी जो होगी अपनी माँ से 29 ईयर्स छोटी होंगी और हमने शालिनी की माँ का उम्र x ईयर्स माना है, तो शालिनी क्या होना चाहिए, 29 ईयर्स छोटी होनी चाहिए, तो -29। अब वैसे भी कॉमन सेंस का बात है कि जो दादी होगी उसकी माँ से बड़ी होंगी और शालिनी खुद अपनी माँ से छोटी होगी, तो छोटी है तो माइनस की है और ये बड़ी है तो प्लस की है। ये ऐसे भी कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों जो हैं शालिनी, शालिनी की माँ और शालिनी की दादी, इन तीनों के एज का जब सम फाइंड किया गया तो कितना मिला, 135 ईयर्स। तो हम फाइंड कर लेते हैं सम। तो क्या होगा, शालिनी की माँ, शालिनी का उम्र है x - 29, शालिनी की माँ का उम्र है x ईयर्स और उसकी दादी का उम्र है x + 26। तीनों का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 135। अब इसके बाद आप बना लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 = 135, तो 3x = 138। तो x वैल्यू निकालेंगे आप तो 4 और 6, 46 ईयर्स आना चाहिए। अब 46 में से 29, अब देख लीजिए 46 ईयर्स समथिंग इसी तरह का आएगा। तो आप अब इसके आगे का करेंगे खुद से, x का वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे थर्स शालिनीज एज = x - 29 माइनस करके। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। इसके आगे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nidhi has 3 times as many ₹2 coins as she has ₹5 coins. If she has in all a sum of ₹77, how many coins of each denomination does she have? अब समझ लीजिए इसको ऐसे कि निधि के पास ₹2 के सिक्के हैं और ₹5 के सिक्के हैं और सबको मिला के जो उसके पास पैसा हो रहा है वो हो रहा है 77 रुपीज़, है ना। अब यहाँ पे लिख रहा है कि जो उसके पास ₹2 का सिक्का है वो ₹5 के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर ₹5 उसके पास एक है, ₹5 का सिक्का, तो ₹2 का सिक्का उसके पास 3 है ना। ₹2 का सिक्का 3 गुना ज़्यादा है ₹5 के सिक्के से। ठीक है, तो 3 times as many, निधि has 3 times as many ₹2 coins as she has ₹5 coins। हाँ, मतलब ₹2 का सिक्का 3 गुना है ₹5 के सिक्के से और उनका जब टोटल वैल्यू हो रहा है वो ₹77 हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि उसके पास ₹2 के सिक्के कितने हैं और ₹5 के सिक्के कितने हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए, समझते हैं। मान लेते हैं लेट, अब कम उसके पास ₹5 का सिक्का कम है, ₹2 का ज़्यादा है, तो इसी को ₹5 के सिक्के के नंबर को मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन x, तो द नंबर ऑफ
₹2 कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है, ठीक है। 2 रुपये का सिक्का 3 गुना है, तो अगर ये 5 का सिक्का 1 है तो ये 3 होगा, तो ये x है तो 3x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताइए, एक सिक्का है 5 रुपये का तो उसका वैल्यू 5 हुआ, और अगर x है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना x, गुना करेंगे ना, तो 5 में हम x से गुना कर देते हैं। उसी तरह से एक 2 रुपये का अगर सिक्का है तो उसका वैल्यू 2 रुपया है, अगर 3x है तो गुना कर देंगे यहाँ भी, मतलब 2 × 3x। अब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 77 रुपीज़। अभी तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब 5x अब प्लस 6x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी 5 का सिक्का 7 है और 2 का सिक्का 21 है। 21 3 7 21 42, चलिए चेक कर लेते हैं। अब प्लस 35, यस आ जा रहा है, बिल्कुल 77 आ रहा है, मतलब आपका आंसर 7 आएगा। अब इसको आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। टू बी कंटिन्यूड, केवल x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद फिर लिख देना है वैल्यू रख के, x का जो आएगा 6, देखने से लग रहा है 7 आएगा, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 7 और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 × 7 मीन्स 21। चलिए तो अब नेक्स्ट, Radhika has a total of ₹590 as currency notes in the denomination of ₹50, ₹20 and ₹10। अब ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस बार यहाँ पे 3 तरह के नोट हैं उसके पास, एक 50 रुपये का नोट है, एक 20 रुपये का नोट है और एक 10 रुपये का नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। इफ शी हैज़ a total of 25 notes, how many notes of each denominations she has? तो ये थोड़ा ट्रिकी है, लेंदी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएगा। सबसे पहला कि राधिका के पास टोटल 590 रुपये हैं, ठीक है, और ये जो 590 रुपये हैं 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये का नोट जो है उसको मिलाकर है, ठीक है। तो और एक दूसरा कंडीशन दिया है कि जो रेशियो है 50 रुपये के नोट और 20 रुपये का नोट का वो 3:5 का है। तो मैंने आप लोग को बताया था जब रेशियो में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 50 रुपये का नोट 3x मान लेंगे और 20 रुपये का नोट 5x मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मानते हैं। ठीक है, ये सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग हमने उसको एज्यूम कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25 है ना। थस अब 10 रुपीज़ का नोट भी है ना उसके पास, तो नंबर ऑफ ₹10 कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। टोटल उसके पास 25 नोट हैं, तो 25 में से ये 50 और 20 का नोट हटा दीजिए, यानी 3x + 5x जोड़कर हटा दीजिए, मतलब क्या हो गया 25 - 8x। ये हो गया नंबर किसका, 10 रुपये के नोट का। अब फिर उसी तरह से हमें 50 रुपये के नोट का नंबर पता है, 20 का पता है, 10 का पता चल गया, तो इसका टोटल वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए तो 50 रुपये का एक नोट है तो 50 रुपया, 3x नोट है तो 50 × 3x होगा ना। उसी तरह से एक नोट का 20 रुपया तो 5x का क्या हो जाएगा, 20 × 5x प्लस, अब एक नोट का 10 रुपया तो 25 माइनस है ना, 10 रुपये का नोट का नंबर कितना है 25 - 8x है ना। थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो हम उसका नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 - 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों का वैल्यू मिलाकर कितना हो रहा है 590, तो इसको हम लोग 590 के इक्वल कर देंगे। अब ये एक इक्वेशन बनना थोड़ा देखने में लंबा लग रहा है बट इतना भी नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 150x हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, ये 10 × 25 250 और -80x। अब इसके आगे का आप कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए 150 और 100
जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा 250x, और 250x में से 80x। याद रखिएगा केवल वेरिएबल को वेरिएबल के टर्म के साथ जोड़ना और घटाना है। ये 250 कांस्टेंट है, ये इधर जुड़ेगा नहीं, ये इधर चला जाके माइनस हो जाएगा जो आएगा। फिर अब आप इसको देखिए कितना हो जाएगा 150 है प्लस 100 माइनस 80 20, 170x बचेगा और वहाँ पे भी कुछ आएगा, फिर 170 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ निकल जाएगा नोट्स। आई थिंक कितना आना चाहिए 4 3 340 उधर आएगा, 170 भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी x का वैल्यू 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, ये 10 और ये 16, 25 में से 16 घटा दीजिए, 6 10 16, अब 25 में 16 घटा दीजिए तो बचेगा 4 5 9, यानी 10 का 9 नोट होगा, 20 का 10 नोट होगा और 50 का 6 नोट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। 2 कार है, कार 1 और एक है कार 2। अब दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। देयर स्पीड्स आर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बी 520 किलोमीटर अपार्ट। सेम प्लेस, अच्छा ये सेम ही प्लेस है। इस प्लेस से कार 1 इधर चलती है और कार 2 इधर चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चल रही है कार 80 किलोमीटर पर आवर, kmph का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, और ये वाली जा रही है 65 kmph। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम मान लेते हैं कि हाउ लॉन्ग, उनको x घंटा लग गया, कितना समय लग गया हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं x आवर्स लग गया। तो x आवर्स में ये वाली कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 80x होता है ना जी, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 80 किलोमीटर और टाइम है x, तो स्पीड इंटू टाइम यानी 80x अब प्लस, उसी तरह से ये 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है तो 65x डिस्टेंस कवर करेगी, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इन दोनों का अगर स्पीड डिस्टेंस को मेज़र किया जाए तो उनके बीच का दूरी निकल जाएगा, है ना। जैसे अगर ये 1 घंटा में 80 किलोमीटर गया और ये 65 किलोमीटर गया तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इधर 80 और इधर 65 जोड़ देंगे ना। तो अब यहाँ x घंटा में कितना गया और x घंटा में ये कितना गया, और फिर इनके बीच का दूरी निकालना हो तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए 580, कह रहा ना कि 580 किलोमीटर एक दूसरे से दूर होने में कितना समय लगेगा, तो 580 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ भी, है ना, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम। तो ये बहुत ईजी है, इसको खुद आप लोग बनाइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक क्वेश्चन है, आई थिंक इसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा मेहनत करिए। इतना सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको कुछ समझ में आया, कुछ अंदाज़ा लगा होगा, तो उसको हेल्प से आप थोड़ा इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। डू इट योरसेल्फ। अब हम लोग आ गए हैं कुछ सॉल्विंग इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। हम लोग अभी जो बना रहे थे उसमें वेरिएबल एक ही साइड हो रहा था, अब दोनों साइड में, जैसे देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। 6x इज इक्वल टू 30 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये इक्वल्स टू है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चला गया, कहाँ चला गया वो, एनीवेज हम यहाँ पे वापस से लिख देते हैं, आ गया अब, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 30 माइनस 4x हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट को, ये राइट हैंड साइड है हमारा और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये अकेला वेरिएबल वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे एक है माइनस 4x, तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे 6x, और ये उधर के नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बहुत ईजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। ये माइनस 4x उधर गया तो प्लस 4x हो जाएगा, है ना। अब 6x में आप 4x जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। हाँ यही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट ठीक है, 10x हो गया। और 10x इज इक्वल टू 30, 10x इज इक्वल टू 30, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/10,
मीन्स 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x इज 3 ओवर हियर। तो कोई अलग नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, सेम वैसा ही है। बस हमें क्या करना है कि दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को एक साइड कर देना है और कांस्टेंट को एक साइड कर देना है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, x/6 - 2x/7। तो इसको जब आप एज अ फ्रैक्शन ट्रीट करिए, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, उसका रूल क्या है, तो डेनोमीटर का एलसीएम लेंगे, मतलब 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 42 होगा। अब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, तो 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर x है तो 7x हो जाएगा। ठीक है, वही रूल है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 42 को 7 से डिवाइड करिए, मतलब सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमीटर से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 12x। फिर सेम वही प्रोसेस यहाँ पे, 21 और 7 का एलसीएम 21, ये 1 अब प्लस 3x हो जाएगा। कैसे हुआ? तो जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सेम उसी मेथड से। अब आप क्या करें, 7x में से 12x माइनस करेंगे तो -5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो निगेटिव आ जाता है आंसर, और नीचे तो 42 ही रहेगा। अभी 1 + 3x ही तो ऐड होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा /21। ओके, अब आपको क्या करना है, वैसे तो हम लोग अगर थोड़ा शॉर्टकट की बात करें तो डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 21 जो है हमारा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से कटेगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटेगा, ये याद रखिएगा आप। तो 21 और 42 दोनों डेनोमिनेटर, तो 21 ये दो बार में कट गया, तो यहाँ हमारा क्या बच गया, -5x/2 और ये 1 + 3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5x × 1 -5x, और ये 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से करेंगे तो 2 × 1 = 2 + 2 × 3 = 6x। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे, -5x = 2 + 6x हो रहा है। अब ये जो वेरिएबल वाला है दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाती है, तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -6x हो जाएगा, और ये तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब -5 है, -6 -11x = 2, तो x = क्या हो जाएगा, -2/11। क्यों? क्योंकि ये अब ये माइनस जो है ना ऊपर चला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो। चलिए, अगर आपका मन नहीं है ऊपर भेजने का तो इसको नीचे ही रहने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर चला जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला, -2/11। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ भी आपको सब सेम वही प्रोसेस है। 0.25 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 हो जाएगा, -0.25 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1.25, और ये = 0.75x + 8। अब फिर देखिए इसमें का वेरिएबल टर्म कौन है, एक ये है और एक ये है, तो इसको एक साइड लाएं ना, तो ये 1.00x - 0.75x = इधर तो 8 है और ये उधर जाएगा तो +1.25। अब आपको डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गलती वही बच्चे करते हैं जिनको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं आता है। ठीक है, तो अब 1.00x में 0.75 आप x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.25x। 8 में आप 1.25 ऐड करेंगे तो 9.25 हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा, 9.25 / 0.25। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 925/25 हो जाएगा। अब इसको 25 से भाग दीजिएगा तो 37 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 37 आ गया। ठीक है,
तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने भी पिछली बार सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चंस में, है ना। और सेम सब वही क्वेश्चन है, बाकी इधर के सब वही क्वेश्चन हैं, तो इसको आप खुद ट्राई करें। डू इट योरसेल्फ। और ये भी आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, इन वन वेरिएबल, वेदर जो वेरिएबल है दोनों साइड हैं या सिंगल साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड तो भी हम लोग उसको सिंगल एक साइड लाकर फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको जो बताया गया आपको समझ में आया होगा, और आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लीनियर इक्वेशन को सीख जाते हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग कुछ और भी बातों को जानेंगे या कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।